गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों ने कहा था कि सर 1905 पे थोड़ा रिवीजन करा दीजिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बार दोहरा हो जाए ताकि मेमोरी में आपकी क्लियर रह सके। और जैसा कि कल आप लोग कह रहे थे, आप लोग में से कुछ बंदे याद आ रहा है, मैंने कल की क्लास में पूछा था आप लोगों से कि 1905 के बंगाल विभाजन के प्रमुख कारणों की चर्चा करें। तो आप में से काफी सारे बच्चों ने यह लिख दिया कि सर प्रथम कारण था हिंदू मुस्लिम का बंटवारा एंड सो ऑन। भाई आप में से जिसको जो भी बिंदु महत्वपूर्ण सबसे पहले लगा, आपने वो चीज कह दिया। देखिए, उत्तर लेखन जो होता है ना, ये भी एक आर्ट है, शैली है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तब देखिए, ऐसे तो इतिहास में कभी भी कोई चीज हुआ तो उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन जब भी प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 20 कारण पढ़ रखा है, 10 किताब से, 5 अपने दोस्तों से और 5 खुद से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि 20 को एक साथ लिख दिया। इससे नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहा है, जो भी व्यक्ति कर रहा है, उस पर आपकी इस तरह की लिखने की नकारात्मक छवि पड़ती है। तो करना क्या चाहिए, जो भी मोस्ट टॉप 5 रिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं, टॉप 3 या टॉप 5 अपने उत्तर के हिसाब से, हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। बाकी के कारणों की चर्चा बाद में करते हैं। जो मुख्य बिंदु होता है किसी भी आंदोलन का या किसी भी घटना का, उसकी चर्चा या उसके बारे में जिक्र आपके उत्तर में सबसे ऊपर में होनी चाहिए। आप लोगों ने कहा ऐसे प्रश्न था 1905 बंगाल का विभाजन। यूं तो ये सादा बोर्ड भरा जा सकता है, बहुत सारे तारीख लिख करके आपकी पुस्तक हाथ में ले लो और जितनी सारी तारीख लिखे हुए हैं उन सबको बोर्ड पे लिख दो, तो बोर्ड लगेगा काफी भरा हो। लेकिन रिवीजन हो रहा है ना, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। आइए आते हैं, देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदुओं को पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड। ये भारत के नक्शे को बनाने की हमने कोशिश करी है, क्योंकि आज प्रोजेक्टर खराब है तो स्मार्ट क्लासेस नहीं हो पाएंगे, पर पढ़ना तो है। तो मैंने कोशिश किया बनाने का, और आप में से एक बंदे ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, कल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर फोटो जो बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि मैं पीछे बैठता हूँ, मुझे दूर से दिखाई नहीं देता। स्टूडेंट, ये एक सोशल साइंस का टॉपिक है, इसमें फोटो नहीं होते, इसमें डायग्राम होते हैं, मैप्स होते हैं। ओके, तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कल को इंटरव्यू देंगे, खुदा ना खास्ते के इंटरव्यू में पूछ दिया गया तो मत कह दीजिएगा फोटो बहुत अच्छा लगा। दिस इज द डायग्राम आउट स्केच जो हमने बनाने की कोशिश की है, और जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका ध्यान यहीं केंद्रित रह सके, क्योंकि इसी के आसपास की चर्चा आज हम करने वाले हैं। साल था 1881। कौन सा साल था? 1881। 1881 में हमारे देश में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोहरा दूं, 1881 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसके लेखक थे वो। इस पुस्तक का शीर्ष था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सीधी भाषा में बात करूं तो दादा भाई नौरोजी ने उस समय भारत की तत्कालीन गरीबी के बारे में बात की थी एवं उनके कारणों की चर्चा की थी। हमने आपने पढ़ा होगा, सुना भी है कि अक्सर यूरोपियंस जो होते थे, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग होते थे, वो हमारे इस भारत देश के लिए 2 शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया करते थे। वो 2 शब्द कौन से थे? भूखे और नंगों का देश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन जब भी भारत की बात होती थी ना, तो वो इस
नाम का उच्चारण करने से अच्छा यही सोचते थे कि भूखे नंगों का देश है, से यही डिनोट करके बुलाया जाए। एक तरफ तो कहते हैं कि सोने की चिड़िया है और दूसरी तरफ कहते हैं भूखे नंगों का देश। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अचानक से, राइट फ्रॉम द स्काई टू द बॉटम लेवल, एक आसमानी स्तर से तुरंत जमीनी स्तर की जो बात की जा रही है, इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अंतर आया, वो कैसा रहा? क्या वो एक दिन में हुआ? 1881 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में सारी चीजों का जिक्र किया। स्टूडेंट बेसिक से फंडामेंटल्स है, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे हम लोग इसको समझने का। और एक चीज मैं बता दूं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर 1905 या फिर भारतीय इतिहास का कोई भी इंसिडेंट हो, वैसे तो संभव नहीं है कि इसे 5 मिनट या 10 मिनट या फिर आधे घंटे के एक वीडियो क्लास में पूरी तरह एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो इसलिए मैंने सोचा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में सीरीज में आप लोगों को रिवाइज कराऊं। तो टुडे इट इज अ सीरीज 1, टुमारो सीरीज 2 आएगा एंड सीरीज 3 एंड सो ऑन। ऐसा करने से एक फायदा यह भी होता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और 2-3 दिन अगर आप एक ही टॉपिक की तरफ ध्यान देते हो तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदुआ होते हैं या फिर तथ्य होते हैं, उन सारों का दोहराव एक बार में हो जाता है। तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिस इज द पार्ट 1 सीरीज 1 ऑफ 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। कृपया कल का भी सीरीज देख लें, ओके, उसमें सीरीज 2 होगा। ये वाला जो एरिया है ना, स्पेशली मैं कह रहा हूं, ये उस समय के ब्रिटिश इंडिया में काफी समृद्ध था, और 1905 की स्पेशली बात करूं ना तो उस समय तो और ज्यादा समृद्ध था। तो फिर कारण क्या बने कि इसे बांटने की जरूरत आनी पड़ी? आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, इस पूछने से पहले 1881 के बारे में थोड़ा सा, जिस पुस्तक का हमने जिक्र किया था, आपको बता दूं। 1881 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने सारी चीजों का जिक्र किया। होता क्या था स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी, या फिर बाद में 1857 के बाद जो ब्रिटिश इंडियन क्राउन में गया, उसके हेडक्वार्टर्स इस जोन में हुआ करते थे, एंड द प्लेस वाज कोलकाता। तो सबसे पहला चीज देखिएगा, औद्योगिक दृष्टिकोण से भारत का ये वाला जो हिस्सा था ना, वो काफी ज्यादा डेवलप था। इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये हिस्सा क्यों ज्यादा डेवलप था? भारत में तो और भी कई हिस्से थे। उसके पीछे के रीजन में बाद में आऊंगा, पहले इस रीजन को ही देख लेते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये एरिया जो ज्यादा डेवलप कर गया इकोनॉमिकली, आर्थिक स्रोत यहाँ ज्यादा देखने को मिलते थे, रोजगार के स्रोत यहाँ ज्यादा देखने को मिलते थे, और जहाँ रोजगार ज्यादा होगा अर्थशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार, वहां पर विकास की दर थोड़ी हाई होती है, ऊंची होती है। इस वाले जोन में विकास की दर काफी अच्छी जा रही थी इकोनॉमिकली, थोड़ी बहुत सोशली भी। तो होता क्या था, इसका तुरंत इम्पैक्ट देश के बाकी हिस्सों से जो नौजवान थे, जो लोग थे, वो इस जगह की ओर पलायित करते थे, इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, फॉर अ गुड लाइफ अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जिंदगी की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में। ऑलरेडी चूंकि ये एरिया गंगा के प्लेन में आता है, गंगा के मैदानी भागों में एरिया पूरा आता है, तो आबादी ज्योग्राफिकली यहाँ ज्यादा होगी ही। जैसा आप लोग जानते हैं कि जिस जगह पे समतल जलवायु होती है, रहने के लिए वातावरण, पर्यावरण सब चीज सही होता है, वहां आबादी अपने से बढ़ जाती है। प्लस औद्योगिकरण की नीति जो यहाँ अपना ली गई थी थोड़ी बहुत हद तक, उसके कारण विकास का दर भी काफी ऊंचा था। इस कारण लोगों का पलायन इस इलाके में, भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आते थे और इस एरिया में बसते थे। कोई पढ़ने के लिए गया, कोई नौकरी की तलाश में गया, कोई व्यापार को शुरू करने गया, कारण अलग अलग होते थे। तो सीधी भाषा में कहा जाए कि ये एरिया जो था वो ओवर पॉपुलेटेड तो पहले से था, और बाकी लोगों के जाने के बाद थोड़ी इसमें पॉपुलेशन और बढ़ गई। बाकी लोग क्यों गए, मैंने रीजन बता दिया। इस जगह ब्रिटिश इंडिया का कारखाना हुआ करता था। मैं पहले एक बात बता दूं,
जो शायद आपने पूछा था, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि सर उन्होंने इस जगह को ही क्यों चुना था इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, ऑफिस करने के लिए। तो इसका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल रीजन है स्टूडेंट। कल हमने आपसे पूछा था मुख्य बिंदु क्या है, तो आई वॉज वेरी शॉक जब पहले स्टूडेंट ने कहा कि सर हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा करना, फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना ही मुख्य कारण था। नो स्टूडेंट, दैट वाज नॉट वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट, मेजर कॉज फॉर दिस। कारण था, मानता हूं, हिंदू मुस्लिम एक तरफ तक कारण था कि उनका बंटवारा कर दिया जाए, लेकिन यही एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण नहीं था। ओके, ब्रिटिश इंडिया में ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम किसी के कल्याण के लिए आए थे। दे वर द बिजनेसमैन, वो प्रॉफिट करने आए थे। उनकी नीति कोई भी होती थी तो सबसे पहले प्रॉफिट बेस्ड होती थी, और अपने रास्ते को आसान करने के लिए, उस प्रॉफिट की कमी के रास्ते को आसान करने के लिए ये लोग तरह तरह के फंडामेंटल्स अपनाते थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम में वोट डालो भी एक था। दिस वर द फंडामेंटल्स, दिस वर नॉट द मेन रीजन एंड कॉज। ओके, तो करेक्ट कीजिएगा अपने आप को। 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, हमेशा के लिए एक चीज दिमाग पे बैठा लीजिए कि इसका मुख्य कारण कहीं भी यह नहीं था कि हिंदू और मुसलमानों को बांटा जाए। मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड से, मैप में उस तरफ चला जाएगा, जो यूरोप से इंग्लैंड से जो इस कंट्री में प्रॉफिट कमा रहे थे उसको किस तरह से और बढ़ाया जाए, उसकी नीति के तहत हुआ था। आपने हर जगह पढ़ा होगा कि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। पढ़ा है ना? कितनों ने पढ़ा है? अच्छा, जल्दी जल्दी बताएंगे कितनों ने ये पढ़ा है कि पाकिस्तान की कृषि मानसून पर आधारित है? आप में से किसी ने पढ़ा है कि पाकिस्तान की खेती या कृषि कार्य जो भी होते हैं वो पूर्णतः मानसून पर ही आधारित है? मैंने बचपन में पढ़ा, भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, एक समय था। क्या आप में से किसी ने पढ़ा है कि पाकिस्तान की खेती भी मानसून पर आधारित है? शायद नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? सर कभी किताब में नहीं लिखा है। वेरी गुड आंसर। क्यों नहीं लिखा है उसके पीछे आते हैं स्टूडेंट। ये हिमालय रीजन है 10वां, ये हमारा पाकिस्तान हुआ। नोटेड? हिमालय से 5 नदियां पाकिस्तान के तरफ निकलती है, रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब, सिंध, आप जानते हैं। ये प्रमुख 5 नदियां पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बहती है और वहां प्राकृतिक रूप से सिंचाई प्रदान करने का कार्य करती है। क्या करती है? प्राकृतिक रूप से सिंचाई प्रदान करने का कार्य करती है, जिस कारण ये वाली जो भूमि है यहां पर कृषि कार्य करना, दैट मीन्स सीधी भाषा में कहूं तो उपज करना या फिर पैदावार करना थोड़ा सस्ता पड़ता था, क्योंकि प्राकृतिक सिंचाई की व्यवस्था थी। नदियों द्वारा जो चैनल्स बनाए गए थे, वो चीज आपको आज भी पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। हालांकि उस जमाने में उतना ज्यादा वाटर चैनल डेवलप नहीं था, लेकिन आप आज के मॉडर्न पाकिस्तान में देखोगे तो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गया है। तो ब्रिटिश वे साइंटिफिकली एजुकेटेड, और पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, और नए जमाने की पढ़ाई लिखाई में जो विज्ञान की पढ़ाई होती है उसमें वो हम इंडियन से, स्पेशली हम एशियन से काफी आगे थे। तो उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि किसी चीज का प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगता है, उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे करी जाती है, मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए। वेर इंडियंस वे टोटली अनअवेयर ऑफ दिस। हम लोग ये चीज नहीं जानते थे कि कॉमर्शियलाइजेशन कैसे करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है। ये सब हम लोगों ने धीरे धीरे आगे चल करके सीखा। तो इस जगह पे क्या होती थी कि खेती करना काफी आसान होती थी, और इस जगह हिमालय से अगर हम देखें तो भारत में नीचे की ओर सिर्फ एक ही नदी आती है, दैट इज गंगा। तो गंगा के आसपास के क्षेत्र तो सिंचित हो जाती हैं, बाकी पूरी भारत मानसून का इंतजार करता है खेती के लिए। यही कारण है कि आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि पाकिस्तान की कृषि भी मानसून पर ही आधारित है पूर्णतः, जबकि भारतीय कृषि है। तो ये चीज ब्रिटिश जानते थे कि इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा ज्यादा उपजाऊ है, तथा यहाँ खेती करना, रॉ मटेरियल्स की पैदावार करना, जैसे सूती कपड़ा उद्योग है उसके लिए कपास की पैदावार करनी है, डिसलेट करनी है, प्याज बनानी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये एरिया ज्यादा सुटेबल है
ज्योग्राफिकली। वेरस ये मैदानी एरिया था, ये ओवर पॉपुलेटेड था। लेकिन उस समय के भारत में लोगों के पास मुख्य रोजगार कृषि ही था, और कृषि जैसे मैंने समझा दिया कि मानसून पर आधारित थी। तो भारत में हर हिस्से में खेती करना एक प्रॉफिट का काम नहीं था। खेती में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार की दर ज़्यादा हो जाती थी, पानी पटाना, डिस्ट्रैक्ट करना, जबकि यहाँ ये चीज़ प्राकृतिक रूप से था। इस चीज़ का ब्रिटिश ने तोड़ निकाला, और वो तोड़ क्या था, उन्होंने इस सब जगह पे फैक्ट्रीज लगाई, क्योंकि यहाँ मजदूर सस्ते दाम में मिल जाते थे, क्योंकि यहाँ खेती ज़्यादा थी नहीं। जितनी ज़मीन है, मौसमी बेरोजगारी, आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है तरह तरह की बेरोजगारी के बारे में। एक बेरोजगारी ऐसी भी होती है ना कि जहाँ काम में एक आदमी का लगेंगे 5 आदमी, दिख रहा है कि 5 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जरूरत एक ही आदमी की है। प्रोडक्टिविटी की नज़र से अगर देखें तो वो चीज़ भारत के इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती थी। इसका फायदा ब्रिटिश ने यहाँ फैक्ट्रीज खोल के उठाया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास उतना रोजगार नहीं हुआ करता था, बहुत गरीबी थी। क्योंकि ब्रिटिश ने इस देश की रूल करने में नीति ऐसी लगा दी थी कि यहाँ से लगातार वेल्थ ड्रेन होता रहे। ये मैं भी डिस्कस करूंगा कि हमारी सोने की चिड़िया कैसे खाली हो गई। और मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो ये डिस्कस कर रहा हूँ, काफी पहले मुझसे दादा भाई नौरोजी ने 1881 में अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन सब चीजों का जिक्र किया था। बढ़ते हैं। अब फैक्ट्री यहाँ खुल गई और मटेरियल यहाँ से आता था। थोड़ा थोड़ा कुछ अंदेशा लग रहा है कि पाकिस्तान यही क्यों बनाया गया। आऊंगा उस टॉपिक पे भी आऊंगा। पढ़ने से मिलता है, सिर्फ याद कर लेने से नहीं मिलता है, ध्यान दीजिए। यहाँ जो फैक्ट्रीज थी ना, यहाँ सस्ते मजदूर मिलते थे, सस्ते दाम में यहाँ से रॉ मटेरियल मंगा लिया, मजदूर मिल गए। तो यहाँ जो फैक्ट्रीज, हमारे एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शर्ट का काफी कम हो गया, काफी गिर गया। क्यों गिर गया? आधे दाम में रॉ मटेरियल्स मिल गया, न के बराबर मजदूरी देने पे लेबर्स मिल गए। तो जिस शर्ट को बनाने में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल शर्ट का दाम 10 रुपए है, बनाने में 8 रुपए लगे हैं, तो यहाँ प्रॉफिट 2 रुपए निकलता है बेचने पर। लेकिन अगर उसी शर्ट को बनाने में सिर्फ 2 रुपए लगे हैं, तो यहाँ प्रॉफिट निकल के 8 रुपए आता है, क्योंकि बिकेगा तो 10 में ना। और स्थिति तब और गड़बड़ हो जाती है जब 10 रुपए में बिकने वाला जो बिक्री मूल्य है उसको भी बढ़ा के 20 रुपए कर दिया जाए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 या 3 रुपए हो, तो 17-18 रुपए का मार्जिन निकल जाता है। ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आप समझ सकें, कोरिलेट कर सके अपने आप को इस फैक्ट से। जब शर्ट यहाँ बन के तैयार हो जाती थी ना, जब माल यहाँ तैयार हो जाता था, मैंने कहा मैं एक शर्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। जब शर्ट यहाँ तैयार हो जाती थी ना, तो वापस जहाज से पानी के रास्ते इसको इंग्लैंड भेजा जाता था, यूं चला करके यह माल वापस इंग्लैंड जाता था। रीजन बताया जाता था कि फाइनल काम बाकी है, बटनिंग एंड स्टिचिंग एंड ऑल दिस। माल भारत का, तैयार करने वाले भारतीय, स्टिकर लगता था कहीं और का। तो भाई अंग्रेज इतने तो बुद्धू नहीं थे कि सिर्फ स्टिकरिंग और बटरिंग के लिए इतना खर्चा करके वो सामान को वहां ले जाए, फिर उसको ढो करके वापस लाए हम इंडियंस को दें। तो ये बस एक, मैंने कहा ना फंडामेंटल्स होते हैं तरीके बताने के, उनके फंडामेंटल्स में था, एक्सप्लेनेशन में था, रीजन ये नहीं था। होता क्या था, ध्यान से देखो, आर्थिक दोहन हमारे देश का कैसे हुआ, इसको मनी ड्रेन भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। यहां से जब जहाज पे सामान लद के जाता था ना, तो इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता था। नोट कर लो इस चीज को। यहां से जब जहाज से सामान जाता था, इस पे लगता था एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स। ये कपड़ा, ये तैयार सामान जहाज से इंग्लैंड गया, जो बेस्ट पीस होते थे वो वहां इंग्लैंड के मार्केट में बेच दिए जाते थे, और जो रिजेक्टेड पीसेज होते थे वो वापस जहाज में लोड करके इंडियन मार्केट में सेल होने के लिए इस रास्ते से कोलकाता पहुंचते थे। फिर से एक बार दोहरा दूं, जो रिजेक्टेड पीस होते थे ना, वो वापस जहाज में लोड करके इंडिया की तरफ रवाना किए जाते थे इंडियन मार्केट में कंज्यूम होने के लिए। तो भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हुई कि शर्ट 10 शर्ट उन्होंने बनाया, 8 रख लिए, 2 हमको पहना दिए। सर कम से कम 2 हमको दे तो दिए। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, देखिए सोने की चिड़िया कैसे लुट गई।
जब यहां से सामान जाता था ना तो इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स इंपोज किया जाता था, निर्यात कर। हमारे देश से जो सामान बाहर जाता है उस पर टैक्स लगता है, तो ब्रिटिश ने ये टैक्स इस पे लगाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स। और यही सामान जब वापस आता था ना तो ब्रिटिश ने फिर इस पे लगाया इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स। अब एक छोटा सा गणित समझिए, मान लीजिए शर्ट को बनाने में लग गए 5 रुपए, ठीक है। अब इसमें ले जाने का एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स जुड़ गया, वापस लाने का इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स जुड़ गया, इसके बाद कुछ बिचौलियों का प्रॉफिट होता ही था, यहां निकल के फाइनल दाम आता था। अभी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स था ना, इंडियन करेंसी में नहीं लगते थे, ये लगते थे स्टर्लिन एंड पाउंड्स में, जिसकी वैल्यूएशन को पूरा करते करते हमारा इंडियन रुपीस खाली हो जाता था। बहुत दुख की बात है। फिर से एक बार दोहराऊं, जो यहां से सामान गया और वहां से फिर वापस वो सामान आया, तो दो तरफ से जो टैक्स लगा, इंडियन रुपीस में लगता तो चलो थोड़ा समझ में भी आता, कम है, लेकिन ये स्टर्लिंग एंड पाउंड्स में लगता था। तो ये 5 रुपए का जो शर्ट है ना, यहाँ आते आते ये 50 रुपए हो जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमारे देश को पश्चिमी सभ्यता के लोग भूखे या नंगों का देश बुलाते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं ना कि स्टूडेंट, ऐसा नहीं था कि हमारे देश के पास, हमारे देश के लोगों के पास पहनने के कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, थे। लेकिन आप किसी भी वस्तु को तब ना खरीद पाओगे जब वो आपकी क्रय क्षमता में हो। मेरी क्रय क्षमता है 5 रुपए की कमीज पहनने की, जो उस समय देश में मिल रहा था, लेकिन उसी कमीज का दाम बढ़ा करके 50 रुपए कर दिया गया, तो क्या मैं कमीज खरीद पाऊंगा? और ये चीज सिर्फ एक कमीज के साथ ही लागू नहीं होता था सॉरी, सारी चीजों के साथ लागू होता था। मैंने तो बस एक उदाहरण लिया है कमीज का, खाने पीने की चीजें भी थी, सारी चीजें थे। तो ग्राहक की पहुंच से सामान महंगा हो गया। ये कारण हुआ कि इंडिया का जो परचेजिंग कैपेसिटी था इंडियन कस्टमर्स के, वो डे बाय डे गिरते जा रहे थे। उनकी चीजों के दाम तो लगातार बढ़ रहे थे, रोज इनके इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स बढ़ते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स बढ़ते थे। इन सब चीजों के कारण जब सारा सामान चला जाता था फिर वापस आता था, इंडियन मार्केट में 5 का सामान 50 में बिकता था, तो इंडियन कंज्यूमर का परचेजिंग पावर गिर सा गया। जो शर्ट हम लोग 6 महीने चलाते थे, वो शर्ट हम लोग को करीब 20-20 साल तक चलाने पड़ जाते थे। हालात तो इतनी थी कि लोग, कोई व्यक्ति मर जाता था ना तो उसका सामान दान में नहीं देते थे, कुछ सामान रख लेते थे कि महंगाई इतनी है, वापस दोबारा कब खरीदाएगा पता नहीं। मैं उस समय की भारत की बात कर रहा हूँ, आज के भारत की नहीं, जहाँ हम आप 1905 की या 1881 की उन सब दर्दनाक घटनाओं को सिर्फ स्मार्टफोन या स्मार्ट बोर्ड की सहायता से 20 मिनट में समझ लेना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। तो ये चक्कर तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टर्लिंग एंड पाउंड का क्या चक्कर था। सामान वापस इंग्लैंड जाता था, वापस यहाँ आता था। तो इस जगह पर जो था ना, चीजों का दाम बढ़ा हुआ होता था। अब एक चीज ध्यान देंगे, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन था ना, जिस चीज को बांटा गया था, आज का मॉडर्न झारखंड, मॉडर्न बिहार, उड़ीसा, असम के भी कुछ पार्ट थे, सारा चीज को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? बहुत सारे रीजन है, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हूँ। एक चीज बताना 1881 का, तो 1881 में दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को अपनी एक पुस्तक में बताया, जो वेल्थ ब्रेन हो रहा था। इस पूरी थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन करी और हम इंडियंस के सामने रखा। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक का जमाना नहीं था, तो मैसेज को स्प्रेड होने में काफी टाइम लगा। आज मैं बोल रहा हूँ तो आप सारे लोग सुन रहे हैं स्मार्टफोन की सहायता से, नेट की सहायता से। उस समय जो व्यक्ति होता था ना, वो अकेला होता था, कोई इतना मॉडर्न सुविधा नहीं होता था, समाचार पत्रों का भी उतना बड़ा जमाना या मार्केट इंडिया में देखने को नहीं मिलता था। तो आप ही सोचो, एक अकेला आदमी पूरी दिन भर घूम घूम के एक साथ कितने लोगों को मोटिवेट कर पाएगा? 5, 6, 10, करीब 1000 लोगों को मोटिवेट करने में करीब 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते थे। तो लोगों तक दादा भाई नौरोजी की ये बात पहुंची तो
लेकिन थोड़ा सा वक्त लग गया। कौन सा वक्त लग गया, आइए देखते हैं। मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया कि यहाँ रोजगार के साधन ज्यादा सृजन होते थे क्योंकि इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप था, तो लोग यहाँ पढ़ने भी जाते थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, लोग यहाँ रोजगार की तलाश में भी जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब इलाकों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई, जैसे गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत सारे लोग थे, मैं एक दो नाम गिना रहा हूँ, बहुत सारे नाम। तो इस इलाके में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती गई। आप जानते हैं जहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती है वहां जागृति आती है, शिक्षा ही समाज में जागृति लाती है। तो इस जगह में भी इस चीज के प्रति जो मैंने 1881 वाली बात कही, जागृति आना शुरू हो गई थी। अब यहाँ के लोग कहते थे, अब डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकते हैं ब्रिटिश से, भाई दाम कम कर दो, ऐसा ऐसा है, हमने समझ लिया। तो ये भी अपने फंडामेंटल्स लगाते थे विद्रोह करने के। ये फंडामेंटल्स क्या होते थे कि ठीक है काम कर रहे हैं, 4 दिन फैक्ट्री में काम किया, 5 दिन फैक्ट्री में काम किया, 6 दिन फैक्ट्री में काम किया, 7वां दिन पेमेंट मांगा, ब्रिटिश अधिकारी ने पेमेंट नहीं दिया कुछ नियमों का हवाला देते हुए। तब इन लोगों ने कहा कि सर सामान का ही दाम कम कर दो। ओके, हम तो ऑलरेडी यहाँ काम कर ही रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के इलाके में करते हैं, सबसे बड़े हम लोग यहाँ के लोकलाइट हो गए, ज्यादा लोकल पीपल, उससे कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स ने इनको कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट किया क्योंकि इनसे काम निकलवाना था शांतिमय तरीके से। अगर इन लोग विद्रोह कर देते तो यार इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, एक बार में ठप हो जाता। कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं था, सब प्रॉफिट का चक्कर था। अब इतनी बड़ी चीज में अगर एक जगह लोग आंदोलन करते थे, मान लो आंदोलन यहाँ हुआ तो उसको फैलने में टाइम नहीं लगता था, ठीक है। और दूसरा बात, जो राइट यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी मांग रहा है, जो अधिकार मांग रहा है लोकल होने का, वही अधिकार यहाँ के भी लोग मांग रहे थे। तो इतनी बड़ी एरिया में एक साथ इतनी बड़ी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। लूटने हम इंडिया को आए थे, लोकल का हक देना स्टार्ट किए तो लूट हम लोग जाएंगे यहाँ। तब इसको रोकने के लिए क्या किया गया, पुरानी नीति, दमन की नीति का सहारा लेना। मैंने आपको पढ़ाया था दमन की नीति क्या होती है, 1857 की क्रांति के समय देखने को मिला था। इस जगह पर भी दमन की नीति का सहारा लिया गया। जब तक स्थिति नॉर्मल थी था ठीक है, लेकिन अब शोरगुल ज्यादा बढ़ गया, आंदोलन ज्यादा बढ़ गया, पुलिस फोर्स इम्पोज करो, किसी को पकड़ के जेल में डाल दो, 2 महीने उसे रखो, उसे सजा दो, उसे ऐसी आत्माओं दो कि समाज में उदाहरण बने कि इस तरह का विद्रोह नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे फंडामेंटल्स थे ब्रिटिश के उस समय, अब ब्रिटिशर्स करते थे। इस जगह पर करने के बाद क्या हुआ कि कहीं भी आंदोलन होता था ना, तो चूंकि ब्रिटिश लिमिटेड थे, अब वो अपनी ताकत को, वो अपने टाइम को प्रॉफिट जनरेशन में खर्च करना चाहते थे, न कि यहाँ आर्मी और मिलिट्रियल एक्शन लेने में या फिर पब्लिक सुधार की नीतियों को लाने में। तो लगातार चुटपुट तरीके से डिस्टर्ब होते रहते थे। इस चुटपुट तरीके से डिस्टर्ब होने के लिए कारण क्या होता था, यहाँ का जो बंदा, जो भी वायसराय या गवर्नर जनरल होता था, कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स बुक जो होते थे इंग्लैंड में जो कंट्रोल किए जा रहे थे, उसमें प्रॉफिट की मार्जिन गिरने लगी इंडिया से। ओके, यहाँ डिस्टर्बेंस होता था। अब मान लो कोई गांव है, वहां के सारे लोग एक पर्टिकुलर कारखाने में काम करने जाते हैं। कल शाम को आपने उस गांव के 10 बंदों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया बिना किसी कारण बताए, रात भर उनके साथ मारपीट की, उनके तरह तरह के इल्जाम लगा दिए, तो जाहिर सी बात है अगले 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन में ही पूरा गांव एक हो जाएगा और वो जिस कारखाने में काम कर रहे थे, हो सकता है उस कारखाने में हड़ताल पड़ जाए। मैंने एक वर्ड यूज किया ना, हड़ताल। यस, ये 1905 का ही दौर था, 1901 से 1905, जब भारत में एक नई नीति का जन्म हुआ, हड़ताल। ये मजदूरों द्वारा किया जाता था कि काम नहीं करेंगे, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये जो हड़ताल सिस्टम का स्टार्टिंग हो गया था ना, ये बहुत बड़ा लॉस ला रहा था ब्रिटिश के प्रॉफिट जनरेशन में। प्रॉफिट की मार्जिन दिन पर दिन गिर रही थी और यहाँ के अफसर रोज ट्रांसफर और तबादले हो रहे थे ब्रिटिश के कहने पे, और यही कहा जाता था कि आप लोग नाकामयाब है इंडिया में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इतना बड़ा मार्केट आपको बना के दिया गया, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली बात करें ना लॉर्ड कर्जन की, जिसने 1905 में पार्टीशन किया, वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव बाद में था, बहुत अच्छा अकाउंटेंट पहले था। उसने इन सारी चीज़ों को जोड़ लिया अपने शासनकाल में, जब उसकी पोस्टिंग यहाँ हुई 1899 में आया था,
कि कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए कि इस एरिया में शांतिमय तरीके से हम अपना प्रॉफिट करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, उनको ये मालूम था कि एक ना एक दिन ये देश छोड़ के हमें जाना है, क्योंकि कंट्री अपना नहीं। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट का एरिया को हम क्या किस तरीके से ऐसा कर दे कि जब तक हम हैं हम इसको यूज करें, जिस दिन भी हम यहाँ से चले जाएं कोई भी बाहरी शक्ति आके फिर इसको यूज ना कर सके, ना ही ये इंडियंस इसको पूरी तरह से यूज कर सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया था। अगर ये आगे बढ़ जाता तो इंडिया का इकोनॉमी को आगे बढ़ने में फिर 10-15 साल में वहीं पे आ जाता, आगे बढ़ के तेजी से विकास करके जहां कभी हुआ करता था। ये सारी चीजें थे। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए। पार्टीशन से क्या होता है, सारे लोग अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा इस तरफ, मान लीजिए एक सर्कल जो बनाया, इस जोन को, इसको बांटना है। एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया, एक जोन ये हो गया। तो अब ये जोन वाले जो है इस जोन के बराबर अधिकार नहीं मांग सकते, ये जोन वाले इस जोन के बराबर अधिकार नहीं मांग सकते। यह थी फूट डालो और राज करो की नीति। और फूट डालो और राज करो की नीति में उन्होंने हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया। फर्स्ट रीजन था उनका, जो प्रॉफिट डगमगा रहा था ना, उसके लिए उन्होंने पार्टीशन किया। सेकेंड रीजन था उनको कंट्रोल कर पाने में, कोई आंदोलन हो जाता था तो कंट्रोल कर पाने में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी। और इस चीज का जिक्र लॉर्ड कर्जन ने किया अपनी किताब में, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि यह जिक्र बस ऐसे ही जिक्र था, इसका कोई आधार नहीं था। लेकिन स्टूडेंट, इसका आधार था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। स्थिति इतनी खराब हो गई थी 1903 के आते आते ही कि आसाम के कुछ इलाकों को, मेघालय साइड के कुछ इलाकों को एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट में बना करके इस एरिया से अलग करने का प्रयास किया गया और कर भी दिया गया। लेकिन चूंकि जनसाधारण के पास कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं होते थे, इसलिए ये सब बातें लोगों तक इतनी तेजी से नहीं फैल पाई। बस एक छोटा सा नजारा देखिएगा। 19 जुलाई को, कितनी जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिशर्स ने डिसीजन लिया, सोचा कि बंगाल को बांट देना चाहिए। और 20 जुलाई को, मैंने डेट नहीं लिखा है, आप याद रखोगे, ठीक 20 जुलाई को उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। एक दिन के भीतर इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा निर्णय लेने में सिर्फ 24 घंटे लगे। उस स्थिति में जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मास कम्युनिकेशन के साधन उन्नत रूप से उपलब्ध नहीं है, वगैरह वगैरह। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स के जो, आप एक चीज याद रखेंगे, मेजर डिसीजन होते थे ना, ऑन कॉफी टेबल डिसीजन होते थे। कॉफी पीते पीते 4 अफसर एक साथ बैठे, दे वर जस्ट ट्रीटिंग इंडिया एज एन थिंग, नॉट एज अ कंट्री। तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी। 19 को सोचा, हाँ भाई ऐसा ऐसा ऐसा, 20 को लागू कर दिया। यहाँ एक चीज देखने वाली बात यह है, अभी हाल ही के दिनों में हमारे देश में कुछ नए नियम लागू किए गए तो उनका विद्रोह हुआ। शायद अभी तक वो नियम अटके हुए हैं, लागू नहीं हो पा रहे। इस समय एक दिन का समय लिया गया था, तो आप समझ सकते थे उस समय की जो सरकार थी, जो काम कर रही थी ब्रिटिश की तरफ से, उससे हम इंडियंस कितने डरते थे, या फिर हम कितने ज्यादा जागरूक थे उसके प्रति। ये जो एक दिन का अंतराल है ना, ये साफ उस समय के भारत का राजनीतिक सशक्तिकरण कितना था यह दिखाता है, सामाजिक सशक्तिकरण कितना था यह दिखाता है, और यह भी दिखाता है कि जागृति कितनी थी। 19 जुलाई को सोचा, 20 जुलाई को लागू कर दिया। 7 अगस्त को हुआ था विद्रोह वगैरह। कितना दिन का टाइम लग गया बात को फैलने में, यू कैन थिंक 12-13 दिन लग गए। ये उस समय का भारत था। आज तो कोई डिसीजन होता है तुरंत व्हाट्सएप में आ जाता है, हम लोग देख लेते हैं ना। तो उस समय का इंडिया था। 19 जुलाई को सोचा, 20 को लागू कर दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारे रीजन, ये तो अब फंडामेंटल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सारे डेट वाइज घटनाक्रम, उनका इफेक्ट क्या हुआ, कब क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन कैसे हुआ, उसकी शुरुआत क्यों की गई, क्या हुआ। और रिलेटेड था स्वदेशी आंदोलन इससे, क्योंकि यहाँ से जो शर्ट आ रहा था ना वो महंगा बिक रहा था। जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो स्वदेशी आंदोलन का एक टॉपिक ये भी था
कि अपने देश में बने सामान का यूज करो, ब्रिटिश के सामान का बहिष्कार करो, क्योंकि उस समय कुछ कुछ इंडियन समझ चुके थे। मैंने कहा ना, पढ़े लिखे लोग यहाँ ज्यादा जा रहे थे पढ़ने की तलाश में, रोजगार की तलाश में। तो उस समय कुछ इंडियंस थे जो इन बात को समझ चुके थे कि ब्रिटिश का प्रॉफिट घट रहा है, ट्रेड प्रॉफिट घट रहा है इस इलाके से, और ट्रेड प्रॉफिट घटने के कारण ही ब्रिटिश इस तरह के निर्णय को ले रहे हैं। सॉरी, ट्रेड प्रॉफिट के घटने के कारण इस तरह के डिसीजन को लिया जा रहा है। तो उन लोगों ने इस लॉस को और बढ़ाया, लोगों को कहा कि स्वदेशी आंदोलन करो, देश का बना सामान इस्तेमाल करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इससे हमारे देश की प्रॉफिट बढ़ेगी, और जो 50 रुपए में शर्ट नहीं ले पा रहे हैं वो चरखा से बना हुआ सूती कपड़ा का 5 रुपए में ले लेंगे। दिस वॉज द स्वदेशी आंदोलन। बहुत सारे इसके काउंटर पार्ट्स भी थे। So in the next very video we will be discussing on that very all topics। हम लोग उस टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सीरीज वाइज बना रहा हूँ, और 3 क्लासेस लगेंगे, हम लोग इसको पूरा रिवाइज कर लेंगे। टिल देन जल्दी जल्दी जाते जाते एक बार फिर से रिवीजन। हाँ, आपने एक चीज पूछा था ना कि सर पाकिस्तान यही क्यों बना, मुस्लिम इधर भी रहते थे, इधर भी रहते थे, इधर भी रहते थे, तो क्यों ब्रिटिशर्स ने डिसीजन इस जगह के बारे में लिया कि पाकिस्तान जब बनेगा तो इस तरफ बनेगा। आपने पूछा था कि सर, और ये भी कहा था कि इसका मुख्य कारण बंगाल विद्रोह का हिंदू मुस्लिम था, एकता को तोड़ना। तो अगर एकता को तोड़ना था तो यही पूरा पाकिस्तान बन जाता, या इधर बन जाता, या इधर बन जाता, या इधर बन जाता। पाकिस्तान के लिए यही जगह क्यों सेलेक्ट किया गया? एक लाइन में आंसर याद कीजिएगा, ब्रिटिश साइंटिफिकली एजुकेटेड थे और वो यहाँ प्रॉफिट करने आए थे। वो इस पूरी जोन का इकोनॉमिक समझ चुके थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है। तो वो जानते थे कि ये हमेशा रॉ मटेरियल्स के लिए सस्ता पड़ेगा यहाँ पे कुछ भी चीज को उपजाना, और इंडिया का ये वाला पोर्शन हाईली पॉपुलेटेड है, यहाँ अच्छे स्किलफुल लेबर्स मिल जाएंगे। तो अगर हम जाते हैं इस देश को ऐसे ही छोड़ के ना, तो ये देश अपने ही देश में रॉ मटेरियल करके, क्योंकि ये चीजें लोग यहाँ देख चुके थे, ब्रिटिशों ने यही तो किया था। तो लोग यहाँ के सीख चुके थे कि यहाँ कच्चे माल की पैदावार करना है, यहाँ फैक्ट्रीज लगानी है इन सब एरिया में, और प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ब्रिटिश जानते थे कि जिस दिन भी हम जाएंगे वो सेम फंडामेंटल यहाँ लगाएंगे, इसलिए उन्होंने इस एरिया को ही बांट दिया और इस एरिया को बांट दिया। इसका काउंटर पार्ट क्या पड़ा? देखो, दोनों देश की तरफ गरीबी फैल गई। यहाँ पे जो किसान थे जो कच्चा माल बना रहे थे, अब यहाँ फैक्ट्रीज बंद हो गई तो कच्चा माल खरीदेगा कौन? बेरोजगारी छा गई, और एक बार जब किसी देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी की रेखा, अशिक्षा की रेखा, जनसंख्या विस्तार दर की रेखा सब ऊपर आ जाती है। एक छोटी सी चीज बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, वो सारी बीमारियां इस तरफ भी जन्मी। यही कारण है कि आज तक पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक्स है ना, या फिर अर्थव्यवस्था की जो जोर है वो थोड़ी कमजोर पड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत की बहुत अच्छी है, और भी अच्छी हो सकती थी अगर ये एरिया बंटवारा में नहीं गया होता, ये इंडिया का ही पार्ट होता। पाकिस्तान जो नाम सेलेक्ट किया गया था ना, न तो किसी हिंदू नेता का नाम था, न तो किसी पाकिस्तानी नेता का नाम था, ना ही उस समय के किसी ब्रिटिश अफसर या अधिकारी का नाम था, ना ही इंग्लैंड की रानी में के घर में किसी पर्सन का नाम था। तो पाकिस्तान ये नाम उनके दिमाग में आया कैसे था? ब्रिटिशर्स ने पहले डिसाइड कर चुका था कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे करना है। द स्पेलिंग इज पाकिस्तान ना, PAK। PA मीन्स पंजाब का कुछ पार्ट मिलाएंगे, किस मीन्स कश्मीर का कुछ पार्ट मिलाएंगे, एंड तान मीन्स बलूचिस्तान का कुछ पार्ट मिलाएंगे। ये 3 चीज को जोड़ करके बना था पाकिस्तान। है इंटरेस्टिंग? चलो, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कैरी ऑन कीजिए और इसको अच्छा से रिवाइज करेंगे, ठीक है? और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जैसा आप लोगों ने आज मुझे फर्स्ट क्लास में कह दिया कि सर एक ही क्लास में पूरा रिवाइज करा दीजिए, ये आप लोगों का फाइनल रिवीजन है ना, तो फाइनल रिवीजन एक ही क्लास में 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाएगा। आगे की वीडियोस भी रहेंगे सीरीज 1, सीरीज 2 में। दिस वाज अ सीरीज 1, तो प्लीज डू चेक इट आउट। ओके, थैंक यू। जय मां भारती।